Do you know Canada have 9,000 trees per person, Russia have 4,500, Australia have 3,200 trees per person. लेकिन इंडिया में ट्रीज पर पर्सन ओनली 27 है, वन ऑफ द मिनिमम इन द वर्ल्ड. बट वट इफ आई टेल यू ये डिजिट और भी ज़्यादा कम होने वाली है. हाय, मैं हूं शक्ति रणधीर सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू सेव आवर एनवायरनमेंट. तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिलती है प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस लेकर आते हैं. 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इन्वायरमेंटल लॉ उसको और स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल बनाने की ज़रूरत है. सो 1996 में गवर्नमेंट कम अप विद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर एक प्रोपोजल बनाया गया EIA विच मीन्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. इस प्रोसेस में किसी भी प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कोल माइन, केमिकल प्लांट पास कराने से पहले उसका एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट मेजर करना कंपलसरी कर दिया गया. और अगर इनमें से किसी भी कंस्ट्रक्शन से एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा हो तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उसका क्लियरेंस रोक सकती है. लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं जहां पर लोग इन रूल्स को वायलेट करते हैं. एज एन एग्जांपल, रिसेंटली विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई, रिपोर्ट बताती है कि उनके पास तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस तक भी नहीं था और उसके बाद भी वो ऑपरेट कर रहे थे. तो क्लियरली इन रूल्स को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमारे पर्यावरण को सुरक्षा देने की ज़रूरत है. मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने EIA का एक नया ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जिसका लोग विरोध कर रहे हैं. पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, इसका मतलब ये है एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिए बिना कोई भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है. एनवायरमेंट क्लियरेंस तो बाद में भी ली जा सकती है. इस हिसाब से विशाखापट्टनम में जो इंसिडेंट हुआ वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर ऐसे ही होता रहा तो विशाखापट्टनम जैसे और भी ना जाने कितने इंसिडेंट आगे हो सकते हैं. और इसमें इकलौती अच्छी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसके टोटली अगेंस्ट है. वो मोटो डिक्लेरेशन, इसका मतलब है अगर कोई प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल लॉज को अफेक्ट करता है तो कोई नॉर्मल सिटीजन उसे रिपोर्ट नहीं कर सकेगा. या तो गवर्नमेंट अथॉरिटी उसे रिपोर्ट कर सकती है या वॉयलेटर खुद. लेकिन वॉयलेटर क्यों करेगा? आम जनता के पास इसको रिपोर्ट करने का जो पहले राइट था अब वो खत्म हो जाएगा. पब्लिक हियरिंग टाइम रिड्यूस्ड, किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने से पहले नॉर्मल पब्लिक से पूछा जाता था कि इससे किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी बात को रख सकता है, उसकी पर्सनल लाइफ पर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसे 30 डेज में रिपोर्ट करनी होती थी. लेकिन इस ड्राफ्ट में भी हियरिंग टाइम को 30 दिन से घटाकर 20 दिन करने की मांग रखी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है. वैसे देखा जाए तो 30 दिन भी किसी बड़े प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करने के लिए बहुत ज़्यादा कम होते हैं. और इन सब के अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इस ड्राफ्ट के अंदर हैं. जैसे कैटेगरी में पब्लिक हियरिंग को एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है. और इसका एक और बड़ा लूप होल ये है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को मार्क करके पब्लिक हियरिंग को हटा सकती है. दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर जंगल इसी तरह से कम होते रहे तो हमारा भविष्य क्या होगा? आने वाली जनरेशन के बारे में तो भूल जाइए, हमारी खुद की ये प्रेजेंट जनरेशन भी खतरे में आ जाएगी. हम पहले ही ग्लोबल वार्मिंग से इन्वायरमेंट इनबैलेंस जैसी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं. लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिए इस ड्राफ्ट के बारे में. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ गो एंड रीड अबाउट ड्राफ्ट 2020. और अगर आपको भी इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ इस ईमेल को ज़रूर सेंड करिए. दिस कंसर्न्स आवर फ्यूचर, प्लीज़ डोंट अवॉइड इट. इट विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स ऑफ योर टाइम. द लीस्ट वी कैन डू टू सेव आवर प्लेनेट इज जस्ट वन ईमेल, क्योंकि फ़र्क पड़ता है.